हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और हमने जो डेटा टाइप की साइज कंसीडर करी थी वो एक्चुअल में कैसे होती है और हम उनको कैसे देख सकते हैं कि हमारा किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का कितना साइज है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं मेरा VS कोड ओपन कर लेता हूँ और जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा सम ऑफ टू नंबर्स। आपको दो वेरिएबल बनाने हैं, टर्मिनल के थ्रू उनके अंदर वैल्यू एंटर करनी है और उनका सम आपको आउटपुट में शो करना है। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो यहाँ पे पॉज करेंगे और इसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए, इंट बी। और अब मैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर हम इन दोनों का सम स्टोर करेंगे। अब मेरे को इनपुट चाहिए तो मैं यहाँ सी इन के थ्रू ए के अंदर इनपुट दिलवा देता हूँ और सी इन के थ्रू ही बी के अंदर भी इनपुट दिला देता हूँ। और सम के अंदर इन दोनों का सम a प्लस बी लिख देंगे। जो इन दोनों का सम होगा, यहाँ पे a के अंदर जो वैल्यू आएगी और b के अंदर जो वैल्यू आएगी, उन दोनों का जो सम होगा वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको आउटपुट भी करा देता हूँ, सम इज। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से आउटपुट करवा दिया है। अब मैं आपको टर्मिनल के रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। हमने हमारी पुरानी वीडियो में देखा था कि आपको यहाँ पे पहले G++ फाइल का नाम जैसे p2.cpp है, इसको एंटर करवाऊंगा, फिर ./a.exe लिखूंगा। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कुछ परफॉर्म करवाता था पहले। और यहाँ से मैं ए और बी के अंदर जैसे इनपुट भी अगर देना चाहूँ 2 और 3, तो सम इज 5 आ रहा है। लेकिन अब मेरे को ये दो लाइन नहीं लिखनी है, मेरे को इसको एक ही लाइन में चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा G++ p2.cpp और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन का, या इसको क्या बोलेंगे आप, एक फुल स्टॉप और कॉमा है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं आई फील। तो ये जो सेमी कॉलन का बटन है, इसको प्रेस करके यहीं पे आपको सेम लाइन के अंदर ./a.exe लिख देना है, ताकि आपका यहाँ से तो आपका कंपाइलर कॉल होगा, फिर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और यहाँ से आप उसको रन करवा देंगे। मैं इसको एक बार मैं एंटर दबाऊंगा। अब यहाँ से 2 और 3 की अगर मैं वैल्यू डलाऊँ इसके अंदर, तो यहाँ से आपका सम इज इक्वल टू 5 आएगा। अगला क्वेश्चन जो अब हम देखने वाले हैं वो होगा आपका एरिया ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं सर्कल का रेडियस इनपुट करवाना चाहता हूँ, इंट रेडियस। इसके अंदर मैं टर्मिनल के थ्रू अपना रेडियस इनपुट कराऊंगा। और हम सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर, यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को पाई की वैल्यू भी एंटर करानी है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट पी आई लिख दूंगा अगर, और इसके अंदर मैं 3.14, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, तो मैं डायरेक्ट ये कोड में लिख सकता हूँ। अब मेरे को बस रेडियस एंटर कराना रहेगा। जैसे ही मैं अलग अलग टाइप का रेडियस एंटर कराऊंगा, एरिया ऑफ अ सर्कल चेंज होता जाएगा। तो यहीं पे मैं फ्लोट एरिया भी लिख देता हूँ, और इस एरिया के अंदर मेरा जो सर्कल का एरिया होने वाला है वो मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा। तो अब मैं सी इन के थ्रू रेडियस की वैल्यू इनपुट लूंगा टर्मिनल से, और आउटपुट में मैं शो करूंगा एरिया इक्वल टू पी आई इंटू आर। इंटू का सिंबल यानी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये स्टार का सिंबल होता है। आपको 8 के ऊपर दिख रहा होगा, ये स्टार का सिंबल ही आपका मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। पाई इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर जैसा कि होता है, और इसको मैं यहाँ पे आउटपुट करा दूंगा। अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो ये अप और डाउन कीज है, मैं इनका यूज़ करके डायरेक्ट G++ p2.cpp को मैं यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को अब उसका रेडियस लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ सपोज 5। तो इसका एरिया हो गया 78.5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंट a, b और c, इसके अंदर साथ में एक वैल्यू एंटर कराता हूँ, लेट सपोज 10, कुछ एरर नहीं आया, बिल्कुल सही से कोड काम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ए के अंदर भी 10 है, बी के अंदर भी 10 है और सी के अंदर भी 10 है, कुछ ऐसे ही काम कर रहा है। लेकिन हम इनको अब प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सी आउट ए, यहीं से मैं सेम लाइन के अंदर इन सबको यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। एंडल यानी मैंने एक लाइन का स्पेस दिया, और यहाँ यहीं पे मैं बी प्रिंट करवा देता हूँ। फिर वापस मैं एक लाइन का स्पेस दूंगा, फिर यहीं पे मैं सी भी प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों ए, बी और सी प्रिंट करवा दिए हैं, और आप सी आउट का कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब धीरे धीरे अब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब मैं इसको जब रन करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होएगा, आप क्या सोचते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए? तीनों के अंदर 10 स्टोर होना चाहिए। देखते हैं। तो ये जो पहली वैल्यू आई है हमारे पास, ये तो हमारे ए के लिए है, 6422 जो भी है ये, वो ए के लिए है। बी के लिए हमारे पास 4200 आया है, और सी के लिए हमारे पास 10 आया है, जो कि हमने एक्चुअली में स्टोर करवाया था।
सिर्फ सी के लिए ही क्यों आया, ए और बी के लिए क्यों नहीं आया, चलिए देखते हैं। जब भी आप इस तरह से आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो जो आपके पास लास्ट वाला वेरिएबल नेम होता है उसके अंदर जाके वो डेटा स्टोर होता है। ए और बी के अंदर तो एक्चुअली में आपका गार्बेज वैल्यू स्टोर हुआ है, उसके अंदर वो 10 वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप ये जो वैल्यूज देख रहे हैं ये गार्बेज वैल्यू है, ए के अंदर 10 नहीं है, बी के अंदर 10 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर 10 है। अब अगर मेरे को इसको सेम लाइन में डिफाइन करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं ए इक्वल टू 10 लिख देता हूँ और यहीं पे मैं b इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। अब ये एक करेक्ट वे है एक वेरिएबल को सही तरीके से सेम लाइन के अंदर डिफाइन करने का। मैं इसको वापस से रन करवाता हूँ। अब आप देख सकते हैं 10 10 10 यहाँ पे सब पे आ चुका है क्योंकि हर एक वेरिएबल के अंदर उसकी करेक्ट वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है। और ये भी एक तरीका होता है जो आपको याद रखना चाहिए, आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे सी आउट भी सिर्फ सेम लाइन के अंदर, यहाँ पे मैंने अलग अलग लाइन के अंदर हर एक आउटपुट डिस्प्ले कराया है, लेकिन मैंने सी आउट एक लाइन के अंदर लिखा है। ये भी कुछ मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका काफ़ी टाइम बचाएंगे, आपको बार बार सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा। और आपको वेरिएबल को एक लाइन के अंदर ही कैसे डिफाइन करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं इंट a इक्वल टू 5, दूसरा वेरिएबल बनाऊं इंट b इक्वल टू 2। अब इनका जो डिवीजन है यानी मेरे को इनको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे इंट div इक्वल टू a बाय b लिख दूं, a स्लैश b। ये जो क्वेश्चन मार्क के नीचे है जो हम कमेंट्स के लिए सिंबल यूज़ करते हैं वो वाला सिंबल आपके डिवीजन के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं और इसका मैं आउटपुट अगर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट डिवीजन, तो क्या हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है पर एक्चुअल वैल्यू तो 2.5 होनी चाहिए। 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, ये जो आपका डिवीजन है ये इंटीजर टाइप का है। मेरे को अगर इसको आप 2.5 के लिए करना है तो मैं इसको फ्लोट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज हम फ्लोट में कंसिडर करते हैं। अब मैं इसको एक और बार रन करा के देखता हूँ, अभी भी आप देख रहे हैं हमारे पास 2 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो दोनों वेरिएबल्स हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक इंटीजर टाइप में। मेरे को इसको अब यहाँ टाइप कास्ट करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं टाइप कास्टिंग होती क्या है। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो हम अब देखने वाले हैं क्या होता है। मुझे सपोज एक वेरिएबल है जो डबल के अंदर है, उसकी वैल्यू मैंने सपोज करी चलिए 2.5 है। अब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, आसान रहेगा। अगर मैं 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर आता है 7.5 के अंदर। अब मेरा जो वेरिएबल है आंसर, उसका डेटा टाइप है इंट, और इंट सिर्फ और सिर्फ 7 स्टोर कर सकता है क्योंकि पॉइंट प्लेसेस इंट में स्टोर नहीं होती, ये फ्लोट नहीं है, ये सिर्फ इंट है, ये सिर्फ 7 स्टोर कर सकता है। तो ये जो 0.5 है ये तो गायब हो जाएगा ना, ये इंट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, यानी ये आपके आंसर के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं डेटा लॉस। यहाँ पे आपका डेटा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 7.5 है ये सिर्फ 7 कंसीडर होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसके अंदर भी सेम चीज़ हुई थी। 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया था आंसर आना चाहिए था 2.5, लेकिन आंसर आ रहा था 2। अब आप बोलेंगे कि भैया हमने तो यहाँ पे आंसर को भी चेंज करके हमने फ्लोट कर दिया था या हमने डबल कर दिया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका कंपाइलर जो होता है वो ये जो टाइप कास्टिंग होती है ये ऑटोमेटिकली सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केसेस में करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप कास्टिंग कितने टाइप की होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप कास्टिंग। आपके टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट, एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब वो टाइप कास्टिंग जो आपका कंपाइलर खुद से करता है। इन सिंपल लैंग्वेज आप समझिए कि ये कंपाइलर के द्वारा की जाती है और ये खुद से की जाती है। इसको मैं बताऊं, इसमें आपका डेटा लॉस नहीं होता है, आपका शॉर्टर डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपकी कैरेक्टर जो आपका डेटा टाइप है वो साइज ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट का, और वहीं पे आपका इंटीजर जो डेटा टाइप है वो साइज ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट का, तो आपका जो कंपाइलर है वो कैरेक्टर का कन्वर्जन इंट में कर देगा, इंट का कन्वर्जन फ्लोट में कर देगा, फ्लोट का कन्वर्जन भी डबल में कर देगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सब में क्योंकि इसमें डेटा लॉस नहीं हो रहा है। पर जब भी डेटा लॉस का कॉन्सेप्ट आएगा कि मेरे को डबल का डेटा इंट के अंदर स्टोर कराना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट या फिर डेसिमल प्लेसेस पे कुछ वैल्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट थी
वो लॉस हो सकती है, यानी वो घूम सकती है। उन वैल्यू को कंपाइलर खुद से नहीं हटाएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा प्रोग्रामर से कि वो खुद हटाए। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो एक प्रोग्रामर खुद से करता है। ये आपका कंपाइलर नहीं कराता, ये आपका ओएस नहीं कराता, ये प्रोग्रामर करवाता है। प्रोग्रामर को पता होता है कि हमारा डेटा लॉस होने वाला है, लेकिन प्रोग्रामर इज ओके विद दैट। तो हमने जो यहाँ पे पुराना एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर मैंने बनाया था अपना इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 2। अब मैंने जब इनको सपोज कीजिए फ्लोट में ही स्टोर करवाया था, फ्लोट रिजल्ट, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा था 2। ऐसा क्यों आ रहा था? क्योंकि आपके जो दोनों ए और बी है वो इंटीजर टाइप के हैं, उनका रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आ रहा है। पर हमको यहाँ पे अब इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में? हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। और आइए चलिए देखते हैं अब टाइपकास्ट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा फ्लोट, या फिर कोई भी डेटा टाइप जिसमें हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, मैं इसको फ्लोट में लिख दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ a बाय b। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर चेंज होके हो जाएगा 2.5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पे करवाया है। हम यहाँ पे जब फ्लोट नहीं लिख रहे थे तब भी भैया हमारा जो रिजल्ट है उसका तो डेटा टाइप फ्लोट ही था, तो हमारे पास तो 2.5 ही आना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो a डिवाइडेड बाय b लिखा है वो दोनों इंटीजर टाइप में हैं। अगर मैं यहाँ b को डबल कर देता, सपोज यहाँ मैंने इस b को डबल b इक्वल टू 2 कर दिया, ये भूल जाइए, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या होता? a डिवाइडेड b का जो आंसर आ रहा है, इसका डेटा टाइप आपका डबल हो जाता। इसका डेटा टाइप इंटीजर नहीं रहता। हमेशा आपका जो कंपाइलर है वो बड़े वाले को सिलेक्ट करेगा। और मैं अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता दूं तो कुछ इस तरह से रहेगा। फ्लोट आपका इंटीजर से बड़ा रहता है, कैरेक्टर कैरेक्टर आपका बुलियन से बड़ा रहता है, इससे बड़ा इंट रहता है, इससे बड़ा आपका फ्लोट रहता है, इससे बड़ा डबल रहता है। तो कुछ इस ऑर्डर में आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है। और आपका जब भी यहाँ पे ऐसा अगर कुछ रिजल्ट होगा a डिवाइडेड बाय b, a आपका अगर सपोज कीजिए कैरेक्टर में है और ये b आपका इंटीजर में है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीजर में आएगा, क्योंकि इंटीजर हमारा बड़ा है। वैसे ही चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वेरिएबल आपका लेट सपोज कीजिए a जो है आपका वो अब इंट में है और b जो है आपका वो है फ्लोट में, तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट के अंदर आएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक इंटीजर टाइप में आ रहा है, मेरे को इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोट। अब तो यहाँ पे सब सही हो जाना चाहिए। इसको मैं रन करा के देखता हूँ। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2.5, जैसा कि हमने देखा था। अब ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ चुका है, जिसमें अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, इन सब के साइजेस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअल में हम इसको अब कोड में प्रिंट करा के देखेंगे। देखिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? आपको अगर इंट का साइज निकालना है तो हम उसको साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर डाल देंगे, तो ये आपको एक इंट का साइज प्रिंट करवा देगा। मैं अगर इसको यहाँ पे सी आउट के अंदर रख दूँ और यहाँ पे साइज ऑफ इंट प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पे 4 मेरे पास आना चाहिए। 4 आ चुका है। अब यहीं पे मैं इसको चेंज करके डबल कर दूं तो हमारे पास अब क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पे मेरे पास 8 आ चुका है। आप वैसे आप सबके लिए देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लास्ट एक कैरेक्टर के लिए बता देता हूँ। हमारे पास एक प्रिंट होके आ चुका है। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही बने रहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।